मनुष्य जीवन अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और यही अनिश्चितताएं कई बार मनुष्य को ऐसे मोड़ों पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहां वह अपने आप को अवसादग्रस्त, अकेला और मजबूर सा पाता है। समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, किससे सहायता मांगे और किस प्रकार जीवन में आगे बढ़े। ये सारी समस्याएं हर किसी के जीवन में अनायास ही उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वह कोई व्यापारी हो, अध्यापक हो, छात्र हो या मजदूरी करने वाला कोई मजदूर। और ऐसे में हम निकल पड़ते हैं उस ऐसे अनजान सफर की ओर जिसका लक्ष्य क्या है और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, इसका निर्णय कर पाना कई बार संभव नहीं होता है। यह यात्रा हमें अकेले ही तय करनी होती है और ऐसी स्थिति में हम सही निर्णय ले पा रहे हैं या नहीं, शायद हम समझ नहीं पाते। जया जादवानी जी भी इस कविता के माध्यम से एक आशावादी दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हैं। वे बताना चाहती हैं कि मनुष्य जीवन कितनी ही कठिनाइयों से भरा हुआ हो, अवश्य ही हमें ऐसे अनेकों प्रेरक मिल जाते हैं जो हमें अपना जीवन अनायास ही एक पूर्ण रूप में जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए चाहे हम कितनी भी समस्याओं में क्यों ना हों, हमारे आसपास का माहौल हमें फिर उठ खड़ा होने की ही प्रेरणा देता है और समझाता है कि अंधकार चाहे कितना भी व्याप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन एक छोटी सी रोशनी, एक सूक्ष्म सा प्रकाश पुंज इस संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर देगा। आइए दोस्तों, अब हम इस कविता के प्रमुख अंशों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि इसमें जया जादवानी जी हमें किस ओर लिए जा रही हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, आइए पाठ आरंभ करते हैं। दोस्तों, चित्र बहुत सी बातें कह जाते हैं। यह चित्र भी कहीं ना कहीं लेखिका के ही आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाने का कार्य कर रहा है, जिसमें चिड़िया के सामान्य क्रियाकलाप को दर्शाया जा रहा है कि वह अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़े जा रही है। आइए सस्वर व्याख्या आरंभ करते हैं। ठीक उससे पहले आप इन रंगीन शब्दों की ओर भी अपना ध्यान दौड़ाएं, जिससे कि आपको सही अर्थ समझने में सरलता हो। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और अभी भी वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ में है। स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो हम समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से जया जादवानी जी बताना चाहती हैं कि अभी कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि अभी सारे ही कार्यकलाप बड़े ही सहज और सरलता पूर्वक पूरे किए जा रहे हैं। कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। और क्योंकि ऐसा वो किस माध्यम से, किस उदाहरण से बताना चाहती हैं, तो वह बताना चाहती हैं कि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है। तिनका हम कहते हैं लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, जिससे वह अपना घोंसला बनाते हैं और वह उड़ने की तैयारी में है। तो हम समझ सकते हैं कि चिड़ियाओं के माध्यम से जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वह अनायास ही अभी भी लगातार वह क्रियाएं कर रही हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है और यही कारण है कि वह अगली अपनी कुछ पंक्तियों में बताती हैं कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती अर्थात गिरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अब इन पंक्तियों के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है? इन पंक्तियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं, अर्थात वह दूसरों के दुखों में शामिल हो जाना चाहते हैं। गिरती हुई पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा हुआ है, अर्थात यदि किसी के जीवन में कोई गलत समय या कठिन समय आता है तो आज भी लोग ऐसे हैं कि वह दूसरों की समस्याओं में काम आ जाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आगे बढ़ें, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर,
अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात हम समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अर्थात जीवन का बड़ा ही सामान्य सा जो क्रियाकलाप है वो आज भी जारी है, जहां कोई अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात हम समझ सकते हैं प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना। अगली कुछ ये पंक्तियां हैं जिनको यदि हम देखें तो यदि इन पंक्तियों की हम बात करें, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य कह दिया जाता है जिस स्थान पर हमें पहुंचना होता है, उसको हम गंतव्य कह देते हैं। और प्रतीक्षा का अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूं, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना। तो जिस प्रकार रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, कहीं ना कहीं वह दर्शा रही है कि लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। जिस प्रकार हमारे घर से माता पिता नौकरियां करने चले जाते हैं और रात में यदि वे लेट हो जाएं तो हमें उनकी चिंता होने लगती है। तो ये क्या, ये दर्शाता है कि अभी इतना बुरा समय नहीं आया है कि लोग ही लोगों के दुश्मन हो गए हैं। लोग आज भी दूसरों की सहायता करना जानते हैं, लोग आज भी दूसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई अपने घर में मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहा है तो कोई अपने घर में माता पिता की प्रतीक्षा कर रहा है। और कहीं ना कहीं यही चिंता उस आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाने का कार्य कर रही है, जिसमें लेखिका बताना चाहती है कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक है। तो सामान्य तौर पर देखें, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक पहुंच रही है और उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। यह सब स्वाभाविक और सहज तरीके से हो रहा है। तो अभी नहीं कहा जा सकता कि यह कठिन समय आ गया है। दोस्तों, अगली जो कुछ पंक्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन किसको क्या कह रहा है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि यहाँ पर रिश्ते नाते कहीं ना कहीं जब हमसे दूर हो जाते हैं तो हम उनका इंतजार करते हैं। हमारे माता पिता जब नौकरी जाते हैं तो हम उनका इंतजार करने में लग जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार सूरज डूबने का वक्त हो जाता है तो हम देखते हैं अंधकार छा जाता है, हमारे अंदर एक भय की स्थिति आ जाती है कि हमारे जो सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, वो समय पर अपने घर वापस लौट आएं। तो इस स्थिति में यदि हम देखें तो ये कविता कहीं ना कहीं उस आशा को ही दर्शाने का कार्य कर रही है, जिसमें हम एक दूसरे की क्या रखना चाहते हैं, सुरक्षा रखना चाहते हैं। यदि आगे बढ़ें, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियां सुनाती हैं, उसके जो अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से वे बताने का कार्य करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि दुनिया के बहुत सारे बच्चों की जो बूढ़ी नानी हैं, दादी हैं, अभी भी परियों की कहानी सुनाया करती हैं, अंतरिक्ष से आने वाली परियों की कहानी। यहाँ पर लेखिका एक उदाहरण देती हैं कि जब दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रहों की कहानियां सुनाती रहेंगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी सभी प्रकार के क्रियाकलाप सहज, साधारण और सरल तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर मुख्य रूप से समझाने की कोशिश यही है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ,
तब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई गई कहानियां सुनाई जाती रहेंगी और आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता जब तक कहानियां सुनाई जा रही हैं और वह दुनिया जो अन्य ग्रहों पर बसी हैं वह उसी प्रकार बसी रहें। तो हम समझ सकते हैं कि जया जादवानी जी किस प्रकार इस कविता के माध्यम से लोगों के मन में एक आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न कर देना चाहती हैं। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जो मैं आप लोगों को अवश्य विशेष रूप से बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला शब्द है वक्त। तो वक्त का अर्थ होता है बच्चों समय। सदियां, तो सदियां कहा जाता है पुराने समय से। तमाम, एक शब्द है तमाम, तमाम अर्थात बहुत सारे। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को हम कहते हैं ब्रह्मांड। और ठीक इसी प्रकार कठिन के लिए मैं आपको एक शब्द पहले ही बता चुका हूँ, जो कि है मुश्किल। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये कविता यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। यदि आपको यह कविता समझ आई, पसंद आई, तो जरूर अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान। दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।